Hi everyone, my name is Sanjana Arora and I am a certified English language trainer. Today in this video, I'm going to talk about how to write the task 2 with the help of a model question, which is going to be a very important question for the upcoming IELTS writing exams. So the question for today is here on your screen. सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिले, please don't start writing. Like the people who end up scoring more than 7 bands, they do make their rough sheet before starting to write their fair answer. And please spare my voice because I've not been keeping well and that is the reason why I could not make video for the last 1 week. Rough sheet में अब हमने करना क्या है? Rough sheet में we have to write what we will be writing in our body paragraph 1 and body paragraph 2. मतलब जो हमारे आइडियाज हैं वो हमारे दिमाग में अगर पहले हैं भी तो उसको हम रफ शीट पे लिख लेंगे ताकि when we start writing on the fair sheet we don't have to think every now and then, because what will happen is, one, you're going to waste your time in thinking, and the second thing is that बीच में there is a high probability कि आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो मैं शायद ऑफ ट्रैक हो गई थी या मैं ऑफ ट्रैक हो गया था, सो आपको या तो रब करना पड़ेगा या आपको होगा चलो छोड़ो अब जो लिख दिया उसको लिख देते हैं. तो दोनों केसेस में क्या होगा, आपका जो बैंड स्कोर है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले रफ शीट बनाओ. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस लिखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट द की पॉइंट्स. जिस तरह से चीटिंग करते हुए पर्चियां बनाते थे ना, वो पर्चियां बनाने वाला जो काम है ना वो रफ शीट में करना है. ठीक है, सो इस तरह से अगर आपने एक रफ शीट बना लिया, दिस इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी इंट्रोडक्शन के लिए आप एक वर्ड तो परमानेंट कर लो कि आपने शुरू करना है अपने ऐसे विद इंड्यूबिटेबली. इंड्यूबिटेबली मीन्स अनडाउटेडली. और इसके बाद आपने एक ट्रेंड बता देना है. मतलब जो भी वो टॉपिक है ना, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड एक ट्रेंड बना देना है कि हाँ, अगर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है तो हमने क्या देना है, इंड्यूबिटेबली ग्लोबलाइजेशन इज ऑगमेंटिंग इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड. फाइन. अगर कोई और टॉपिक है तो उसके साथ का आपने ट्रेंड बना देना. अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स हो रही है. तो अब यहाँ पे हम हमारी जनरल लाइन क्या बना सकते हैं, इंड्यूबिटेबली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन the reproduction of books has been augmenting in the present time. So यहाँ हमने क्या किया, हमारे टॉपिक को पकड़ा और एक जनरल ट्रेंड बना दिया. सो इससे आपकी एक बहुत इफेक्टिव ओपनिंग स्टेटमेंट आ गई. प्लीज दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट कि ओपनिंग स्टेटमेंट के बिना सीधा पैराफ्रेजिंग से प्लीज मत शुरू करना. सी देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इफ यू वांट योर राइटिंग टू बी इफेक्टिव देन जस्ट फॉलो दी स्मॉल टेक्निक्स बिकॉज दे आर गोइंग टू रियली हेल्प यू. इसके बाद आपका जो सेकेंड थिंग आएगी वो होगा, आपको लिखनी है आपकी पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग मतलब जो चीज क्वेश्चन में थी उसको आपने अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है. अब कई बार क्या होगा, कुछ वर्ड्स होंगे जिसको हमें समझ ही नहीं आएगा इसकी हम क्या ही लिख देंगे सिनोनिम. फॉर एग्जांपल बुक्स. बुक्स के लिए आप क्या लिख दोगे, टेक्स्ट बुक्स लिख दोगे. पर टेक्स्ट बुक्स का मतलब क्या होता है, जो हमें स्कूल में लगती हैं. नॉवेल्स और स्टोरीज लिख दूं तो उसमें मेरी टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड नहीं होती हैं. सो कई बार आपको नहीं मिलने वाला. देन डोंट बी फसी अबाउट दैट, राइट. एक आध वर्ड आप यूज कर सकते हो फ्रॉम द क्वेश्चन, बट देन चेंज द वे ऑफ राइटिंग, चेंज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर ओवर देयर. ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपने चेंज करना है. जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन की पैराफ्रेजिंग क्या करी, इट इज ऑफन ओपाइंड. अब अगर आपको नहीं दे रखा ना कि वन सेट ऑफ पीपल बिलीव दिस, तो भी आप ये लाइन अपने आप से ऐड कर सकते हो. इट इज ऑफन ओपाइंड दैट इट लीड्स टू डिमिनिशिंग. मैंने यहाँ पे इट क्यों यूज कर दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी जनरल लाइन में क्लियर कर दिया कि मैं बात किसकी कर रही हूँ, ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ बुक, ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द बुक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ इट. इससे मेरा वोकैबुलरी का कोई वर्ड भी रिपीट नहीं हुआ, कुछ न्यू भी आ गया एंड मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक फ्लो में भी चलता रहा. इट लीड्स टू डिमिनिशिंग इट्स ट्रू एसेंस. अब ट्रू एसेंस जो है ये भी एक बहुत इफेक्टिव वर्ड है. आप इस वर्ड को अपनी राइटिंग्स में यूज कर सकते हो. देखो हर राइटिंग का आप जो मेरा सैंपल देखोगे उसमें से यू विल बी एबल टू पिक अप सम वर्ड्स एंड उनको आप अपने अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस में यूज कर पाओगे एंड दे विल ऑब्वियसली ऐड टू द स्कोर दैट यू विल गेट, राइट. यहाँ पर अब देखना मैंने एक नई चीज करी है. इट इज ऑफन ओपाइंड दैट इट लीड्स टू डिमिनिशिंग इट्स ट्रू एसेंस. अब ये तो होगी मेरी पैराफ्रेजिंग, बट इसी की कॉन्टिन्यूटी आप देखो, विच इज जस्टिफाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. यहां से मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी. मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को अलग से नहीं बनाया कि दिस एसे विल डेल्व इनटू दिस दिस दिस. ये मैंने नहीं किया. मैंने उसको क्लब कर दिया
टू शो द एग्जामिनर दैट हाँ मुझे तो इंग्लिश काफी अच्छी आती है, आई कैन ज्वाइन माई सेंटेंसेस। एंड जब हम रीडिंग के पैसेजेस पढ़ते हैं हमें पता चलता है वो एक चीज से दूसरी पे कब चला गया, नहीं ना। दिस इज व्हाट द आर्ट ऑफ राइटिंग इज, कि आपको पता ही ना चले वो शुरू हुई और इतने फ्लो में चली कि वो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, एक मूवी की तरह खत्म होगी। कहीं पे हमें अननेचुरल से पॉजेस नहीं दिखे, बहुत कुछ एब्रप्ट से कहीं पे कुछ खत्म होता हुआ और बिल्कुल ही एक नए टैंजेंट पे कुछ शुरू होता हुआ नहीं दिखा। वो होता है एक इफेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, विच इज जस्टिफाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। इसका मतलब होता है आप किस हद तक एग्री या किस हद तक डिसएग्री करते हो। देखो जब भी ये चीज आए ना प्लीज 50-50 मत जाना। वाई? बिकॉज दिस विल शो द एग्जामिनर दैट यू डोंट हैव एन ओपिनियन। आपको बराबर बराबर का कर रहे हो तो आप अपना कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो इससे आपकी राइटिंग अपने आप ही कम इफेक्टिव निकल के आएगी, उसकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आएगी। तो उसको 70-30 कर दो, ठीक है। एक साइड के लिए ज्यादा बोलो, दूसरी के लिए कम बोलो, फाइन, विच इज जस्टिफाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यहाँ पे मैंने एक और चीज करी है जो इसको 7 से 7.5 बैंड्स पे इजीली ले जाएगी, कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिख दी, एक जस्ट भी दे दी। जस्ट मतलब कि मेरा ऐसे आगे क्या बात करेगा, उसका मेन पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, कि मैंने बोल दिया कि कुछ एक्सटेंट तक ये जस्टिफाइड है। क्यों? बिकॉज every local word cannot be translated into another language. Nevertheless, multiple productions end up opening a better horizon for understanding the actual text. So इससे मैंने क्या किया, मेरी थीसिस स्टेटमेंट भी दी और साथ में जो मैंने आगे BP1 और BP2 में पॉइंट्स रखने थे ना, हर पॉइंट की समरी बना के यहाँ पे फिट कर दी। उसका रीजन क्या है, एग्जामिनर के लिए जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके लिए क्यूरियोसिटी होगी, अच्छा हाँ इसने इस पॉइंट के आगे बात करनी है, ये क्या बोलने वाला है इस बारे में। सो ये क्या है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी राइटिंग को और एफिशिएंट बनाती हैं, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू इंक्लूड देम। इफ यू कांट देन कीप इट सिंपल, बट इफ यू कैन देन प्लीज try using this method and this technique in 2 or 3 writings and आप इसके साथ बहुत ज़्यादा comfortable हो जाओगे। And if you end up writing an introduction for any of the topics या यही वाला same topic, then feel free to share it in the comment section and I'll for sure evaluate it properly, okay? Then we'll move with the BP number 1. अब देखो BP1 हो या BP2 हो, दोनों पैराग्राफ्स में आपने देना है कंटेंट। आपका कंटेंट जो है वो प्लीज लॉजिकल रखना, ये ना रखना कि कोई बिना सिर पैर की बात करी जा रहे हो सिर्फ वर्ड्स भरने के लिए। देखो ये यूनिवर्सिटी या स्कूल के पेपर नहीं है जिसमें शीट भरने के नंबर मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, क्या आप बोलना चाह रहे हो, राइट। इसीलिए यहाँ पे हमारी रफ शीट काम आएगी। रफ शीट में हमने हमारे पॉइंट्स रेडी किए हुए, अब उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जस्ट एक लैंग्वेज की फॉर्म दे देनी है, ओके। यहाँ पे अब हमने देखो पॉइंट्स क्या बनाए हैं। सबसे पहले तो हमने कनेक्टर यूज किया क्योंकि एब्रप्ट स्टार्ट हमने नहीं देना है। क्या यूज कर लेंगे, ये याद कर लो, हर जगह यूज कर लो, इसको कॉपीड में नहीं काउंट किया जाएगा। टू कमेंस विद, टू कमेंस विद, टू कमेंस विद इज अ बेटर वे ऑफ सेइंग टू बिगिन विद, बिकॉज ये क्या है, उसका सिनोनिम है, राइट। टू कमेंस विद, और उसके बाद हमने पॉइंट दिया। अब देखो जब भी आप कोई पॉइंट की बात कर रहे हो ना, उसके 3 पार्ट्स होने चाहिए। पहला तो होना चाहिए स्टेटमेंट कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ, मैं आपको राइटिंग टास्क 2 समझाने वाली हूँ। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कि मैं कैसे समझाने वाली हूँ, वो मैंने आपको पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद एग्जाम्पल, मैंने आपको हर चीज, हर पॉइंट जो मैं आपको समझा रही हूँ उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, एग्जाम्पल भी देती हूँ, तभी आपको क्लियरली समझ आ पाता है। अगर मैं सिर्फ आपको सैंपल देके छोड़ दूं तो बहुत क्लियर तो नहीं समझ आएगा, राइट। तो जब आप लिख रहे हो, जो बात आप कहना चाह रहे हो, आप पहले उसको अपनी बात बताओगे, फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर आप उसको एक एग्जाम्पल भी दोगे, राइट। अब अगर BP1 में 2 पॉइंट्स रखें, एक एग्जाम्पल दो, BP2 में 2 पॉइंट्स रखें तो एक एग्जाम्पल दो। ये नहीं करना है कि एक पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स भर दिए और दूसरे में कोई नहीं दिया। हर पैराग्राफ में, मतलब BP1 BP2 हर पैराग्राफ में एक एक एग्जाम्पल तो हमने रखना है, एक से ज्यादा नहीं रखना। वाई? बिकॉज वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी और बेमतलब पे वर्ड लिमिट एक्सीड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा नंबर तो देखो मिलने नहीं वाले। ग्रामर की गलतियां होंगी तो नंबर कट जरूर जाएंगे। सो डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, ओके। अब यहाँ पे देखो हमने इसको लिखा किस तरह से है, इसको सीधा ही स्टार्ट कर दो। द डिजायर टू अंडरस्टैंड द अदर कल्चर्स, languages and mythology has been augmenting in the past few decades, which creates the
T for ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि हमें बुक्स की ट्रांसलेशन जो है उसकी करने की जरूरत क्या है। ठीक है, मैंने अपनी पहले तो बताई कि मैं कर क्यों रहे हैं, ये जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जो ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है। वो ये है कि क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे सब लोग कनेक्टेड हैं, तो हमें एक दूसरे का कल्चर समझने के लिए एक दूसरे की जो है बुक्स को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Yet, in the wake of creating copies in non-native language, अब मैंने यहाँ पे कहना था कि और लैंग्वेजेस का, तो और लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉन नेटिव लैंग्वेजेस। येट यहाँ पे मैंने एक और कनेक्टर यूज किया, ठीक है, येट इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब ये चीज करने के लिए। तो अब देख रहे हो किस तरह से हम एक सुपीरियर वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स, बिकॉज दिस इज द एग्जाम ऑफ योर लैंग्वेज। यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए कनेक्टर्स, वोकैबुलरी, फिर एक फ्लो, ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आईएलटीएस के एग्जाम के लिए। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग एंटायरली डिफरेंट। तो मैंने बता दिया कि उससे दिक्कत भी हमें क्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो कुछ का कुछ और ही बन जाता है, और बहुत ज्यादा इससे क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। हम किसी और के कल्चर को बिल्कुल ही गलत तरीके से समझ बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एग्जाम्पल दे दिया, स्पेशली रिलीजियस बुक्स। जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल देने के लिए हमें हमेशा फॉर एग्जाम्पल ही लिखना पड़े, हम इसको और ज्यादा दिखाने के लिए कि हाँ हमें बहुत अलग तरीके आते हैं लिखने के लिए, हम इस तरह से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्पेशली रिलीजियस बुक्स। अब आपने अपनी रीडिंग में देखा होगा कि रीडिंग में कई बार जो फिल इन द ब्लैंक होता है वो इसी तरह से निकल के आता है कि एग्जाम्पल उसने दिया होता है पर उसने एग्जाम्पल वर्ड का यूज नहीं किया होता है। तो आपने भी अपनी राइटिंग जो है उसी तरह की करनी है, ठीक है, स्पेशली रिलीजियस बुक्स, as it might lead to misinterpretations of what the author intended to present in the work। अब देखो, अगर आप कुछ भी वहां पे लिख रहे हो ना, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि आप सिर्फ पॉइंट दे दो कि मैं बोल दूं स्पेशली द रिलीजियस बुक्स। तो रिलीजियस बुक्स में क्या दिक्कत आ सकती है, रिलीजियस बुक्स में दिक्कत ये आ सकती है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे, चाहे ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, बट यू हैव टू राइट इट डाउन, बिकॉज अनलेस यू राइट इट the examiner is not going to understand it, okay। So you have to write the reasons behind everything that you are writing, you have to explain, okay। Now we are moving on to the next paragraph। next paragraph में अब मुझे बात करनी है दूसरी साइड की, ठीक है। दूसरी साइड के लिए मैंने क्या किया, ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ अ ट्रांसलेटर इज वेल वर्स्ड with the culture of the language in which the original book has been written, then one would be able to present a copy with the same meaning and effervescence। अब इससे मैंने क्या किया, देखो, एक तो मैंने अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरे मल्टीपल सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, वरना क्या होता, हम फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप इतने फुल स्टॉप्स नहीं लगाने हैं। यू हैव टू ट्राई टू ज्वाइन द सेंटेंसेस, यू हैव टू ट्राई टू मेक देम complex and compound complex sentences, because this is going to give you marks in the grammatical range category, okay। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि अगर ट्रांसलेटर जो है वो जिस बुक की ट्रांसलेशन कर रहा है और जिस बुक में ट्रांसलेशन कर रहा है, अगर उसको उन दोनों के कल्चर्स के बारे में पता है तो वो एक ढंग की ट्रांसलेशन कर पाएगा विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ व्हाट वाज ओरिजिनली रिटन। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया, टू साइट एन एग्जाम्पल, द होली टेक्स्ट ऑफ हिंदू रिलीजन भागवत गीता हैज नाउ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल भी दे दिया। देन यू हैव टू मूव टू योर कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग दैट योर एग्जामिनर इज गोइंग टू रीड बिफोर गिविंग यू द मार्क्स। सो मेक श्योर कि कंक्लूजन में एक तो ग्रामेटिकल गलती कोई भी मत करना, कोई भी वर्ड जिसके लिए अनश्योर हो उसको प्लीज कंक्लूजन में मत यूज करना, क्योंकि वो ना दिमाग में रह जाता है, अरे हाँ यहाँ अभी तो इसने गलती करी है तो इसको नंबर कैसे दे दे ज्यादा, ठीक है। तो कंक्लूजन में कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी, और कंक्लूजन को बहुत ज्यादा आपने क्रिस्प रखना है, कंसाइज रखना है, और क्लियरली बताना है कि अब हम कंक्लूजन बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ हमने क्या किया है, टू रिएट्रेट, ओके, टू रिएट्रेट, और एक बहुत ही अच्छा कनेक्टर यूज कर लिया, क्या, notwithstanding। now tell me in the comment section what do we mean by notwithstanding। अगर आप ये कनेक्टर यूज करते हो ना, ट्रस्ट मी एग्जामिनर इज गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड, एंड जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा ना उससे आधा बैंड ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी तो आपकी
पक्का का पक्का एग्जिस्ट करेगी ही करेगी. नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अ फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक विद द फोकस इज ऑन word to word translation can surely lead to the loss of its identity, and interpretation and reproduction based on cultural understanding can preserve the realness along with opening the horizons for readers to comprehend it globally. तो आपने देखा मैंने किस तरह से जो सब मैंने अपने BP1 और BP2 में लिखा था उसी को क्लब करके उसका एक निचोड़ निकाल के जो कहते हैं वो मैंने क्या किया अपने कंक्लूजन के अंदर बताया. बहुत ही क्रिस्प है. कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी मैंने इसको दिया. देखो मैंने कहीं पे फुल स्टॉप ही नहीं यूज किया. पूरा मतलब जैसे दिवाली की एक लाइट होती है बिल्कुल इसको एक दिवाली की लाइट की तरह चला दिया कि वो एक सीरीज में चल रहा है कि एंड में एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए कि अरे वाह ये तो इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस भी लिख लेते हैं. फाइन. सो ये चीजें अगर आप करोगे देन आपकी 7 बैंड प्लस जो स्कोर है राइटिंग में वो फॉर श्योर रहेगा. बट येस इफ यू आर एट अ बिगिनर लेवल ओके देन प्लीज वर्क ऑन योर ग्रामर फर्स्ट. एंड अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल आ गया और ग्रामर अभी नहीं आती है तो फिर सेंटेंसेस को थोड़ा सा सिंपल करना और थोड़ा थोड़ा कंपाउंड और कम्प्लेक्स का मिक्सचर रखना. ओके सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड येस डू स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो and to subscribe to my channel. And yes, I'm looking forward to read your comments below, and you can also get connected with me on Instagram. I'll see you in the next video. Bye bye.